हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी के अध्ययन में। आज हम बात करने जा रहे हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की। इससे पहले हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर वीडियो बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसको हम और क्या बोलते हैं? साइको एनालिटिकल थ्योरी भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइको एनालिटिकल थ्योरी भी इसको हम बोलते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड निवासी कहाँ के हैं? वियना, ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। यानी कि ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना, वहाँ के निवासी हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड को न्यूरोलॉजिस्ट और साइको एनालिसिस के फादर भी माना जाता है। ये साइकेट्रिस्ट थे और इन्होंने कई सारे मानसिक रोगियों का इलाज भी किया था। इनके प्रमुख समर्थकों में कार्ल जुंग, एडलर और एरिक्सन का नाम आता है। ये इनके सिद्धांतों से काफी हद तक प्रभावित थे, लेकिन बाद में इनके बीच में कुछ मतभेद भी हुआ। यानी इनके बीच में मतभेद हुआ जिसके कारण ये अलग हो गए। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो अपने सिद्धांत पर हम आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे इस शब्द की, यानी मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण किसे कहते हैं? मनोविश्लेषण ये कुछ नहीं है, ये मानसिक चिकित्सा की एक विधि है। मनोविश्लेषण क्या है? एक मानसिक चिकित्सा की विधि है जिसके द्वारा कई सारे मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है। और ये मानसिक चिकित्सक थे, यानी कि ये कौन थे? साइकेट्रिस्ट थे और इन्होंने भी कई सारे रोगियों का इलाज किया था। तो मनोविश्लेषण क्या है? नंबर 1, मनोचिकित्सा की एक क्या है? विधि है। नंबर 2, ये एक संप्रदाय भी है। क्या है? ये एक संप्रदाय भी है। संप्रदाय मतलब साइकोलॉजी में कई सारे संप्रदाय हैं, जैसे संरचनावाद, व्यवहारवाद, कार्यात्मवाद, प्रेरकीय संप्रदाय। इस तरीके से काफी सारे संप्रदाय हैं। उनमें से एक कौन सा है? मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषणवाद भी एक क्या है? संप्रदाय है। इसके अलावा मनोविश्लेषण क्या है? एक व्यक्तित्व का एक सिद्धांत भी है। इसको हम व्यक्तित्व के सिद्धांत में इसको पढ़ेंगे। तो मनोविश्लेषण क्या है? एक संप्रदाय है, एक मनोचिकित्सा की एक विधि है, एक व्यक्तित्व का एक सिद्धांत भी है। तो सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को 3 पहलुओं के माध्यम से समझाया है। तीन पहलू एक बार उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में एक बार उनको देख लेते हैं, उसके बाद में हम एक एक करके उन सभी पे चर्चा करेंगे। तो सिगमंड फ्राइड के 3 पहलू कौन कौन से हैं? नंबर 1, स्थलाकृति या आकारात्मक, या फिर इसको हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। इसमें सिगमंड फ्राइड ने मन की दशाओं को बताया है। किनको बताया है? मन की दशाओं को इसमें बताया है। नंबर दो कौन सी है? गत्यात्मक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डायनामिक स्ट्रक्चर। इसमें सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, यानी कि व्यक्तित्व की संरचना बताई है। व्यक्तित्व की संरचना के बारे में इसमें बताया है। और तीसरा कौन सा है? मनोलैंगिक सिद्धांत। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने 3 पहलुओं के माध्यम से इसको समझाया है। 3 पहलू कौन कौन से हैं? स्थलाकृति यानी आकारात्मक। इसमें सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया है? मन की दशाओं के बारे में बताया है, यानी कि मन के बारे में बताया है कि मन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक स्ट्रक्चर। इसमें सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के संरचना के बारे में बताया है। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसको सिगमंड फ्राइड ने 5 अवस्थाओं के माध्यम से बताया है, 5 अवस्थाओं के माध्यम से समझाया है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। स्थलाकृति
यानी आकारात्मक, या फिर इसको हम टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर इसको हम बोल सकते हैं। इसमें 3 दशाओं के माध्यम से सिगमंड फ्रायड ने इसको बताया है, यानी कि स्थलाकृति को कितने कितने प्रकार से बताया है, 3 प्रकार से बताया है, 3 दशाओं से बताया है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 चेतन मन, एक बार देख लेते हैं। चेतन मन और अचेतन मन और अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन, इन्होंने अपने सिद्धांत को बर्फ की चट्टान का एक एग्जाम्पल देते हुए समझाया है। यानी बर्फ की चट्टान है जिसका कुछ भाग पानी के ऊपर है और काफी सारा भाग यानी कि पानी के अंदर है। उन्होंने इसका एग्जाम्पल देते हुए इसको समझाया है अपने सिद्धांत को। तो चेतन मन इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड भी इसको हम बोल सकते हैं, कॉन्शियस माइंड। अचेतन मन इसको हम अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। अर्धचेतन मन इसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, या फिर हम प्री कॉन्शियस माइंड भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इन्होंने किसके माध्यम से बताया है? एक बर्फ की चट्टान के माध्यम से बताया है। तो देख लेते हैं। जैसे ये ऐसे करके एक चट्टान है जिसका इतना भाग कहाँ दिख रहा है? पानी के ऊपर है, और ये भाग इसका क्या है? ये इसका अंदर का भाग है जो पानी में क्या है? डूबा हुआ है। ठीक है, ये पानी में डूबा हुआ भाग है। तो ये जो भाग है, यानी कि ये जो ऊपर वाला भाग है, यानी कि ये जो भाग है, इसको क्या बताया है? चेतन मन इन्होंने बताया है। चेतन मन, और चेतन मन कितना होता है? चेतन मन 1/10 भाग होता है। चेतन मन कितना होता है? 1/10 भाग होता है। ये क्या होता है? ये हमारे जागृत अवस्था होती है, यानी हमारे मस्तिष्क की क्या कौन सी अवस्था होती है? जागृत अवस्था होती है, यानी कि एक्टिव स्टेज को हम बोल सकते हैं। और ये कितना होता है? 1/10 भाग होता है। यानी कि जो हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, या फिर हम कोई काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, या कोई भी एक्टिवली परफॉर्मेंस कोई भी हम करते हैं, तो वो किसकी वजह से करते हैं? चेतन मन की वजह से करते हैं, यानी कि कॉन्शियस माइंड की वजह से करते हैं। और ये कितना भाग होता है? ये होता है 1/10 भाग होता है। यानी कि जो तात्कालीन अनुभूतियां होती हैं वो किस में होती हैं? इसमें होती हैं। इसका संबंध किससे होता है? वर्तमान और वास्तविकता से इसका संबंध होता है। इसके बाद में जो ये अवस्था है, यानी कि ये जो भाग है, ये वाला भाग जो है, इस भाग को क्या बोला है? इस भाग को बोला है अचेतन मन। अचेतन मन, यानी कि इसको क्या बोला है? अनकॉन्शियस माइंड इसको बोला है। और अनकॉन्शियस माइंड कितना होता है? ये होता है 9/10। कितना होता है? 9/10 भाग होता है। यानी कि बिल्कुल जस्ट इसके विपरीत होता है। ये क्या होता है? इसके विपरीत होता है। यानी कि जो कटु अनुभूतियां होती हैं, दुखद बातें और दमित इच्छाओं का क्या होता है? भंडारगृह होता है। ये हमारी पूर्व अनुभवों का क्या होता है? भंडारगृह होता है। असामाजिक, अनैतिक और कामुक इच्छाओं का भंडारगृह क्या होता है? अचेतन मन होता है। और ये क्या है? इसके जस्ट विपरीत होता है। यानी कि जो बातें हमें दुख देती हैं, जो बातें क्या देती हैं? हमें दुख देती हैं, परेशान करती हैं, उन बातों को क्या कर देते हैं? उन बातों को दबा देना चाहिए। वो बातें क्या हो जाती हैं? यानी कि इसमें पहुंच जाती हैं। यानी कि एक माइंड का हिस्सा है, ऐसे करके समझ सकते हैं आप। एक माइंड है, और माइंड में ये इतना हिस्सा जो है चेतन मन का हो गया, चेतन मन हो गया, और ये वाला हिस्सा हो गया अचेतन मन। अचेतन मन ये कितना होता है? 1/10 भाग होता है। और ये होता है 9/10 भाग होता है। ठीक है। और चेतन यानी अचेतन मन, इसकी पावर कितनी होती है? इसमें 90% पावर होती है।
भाग कितना है, सबसे बड़ा भाग होता है, पावर भी इसमें सबसे ज्यादा होती है। और ये जो माइंड यानी कि जो चेतन मन है, जो हमारे मस्तिष्क की जागृत अवस्था होती है, यानी कि इसमें कौन सी बातें होती हैं, सिर्फ जो हम बोल रहे होते हैं, ठीक है, समझ रहे होते हैं, जो अपनी सूझबूझ के द्वारा हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो कौन सा माइंड हमारा काम करता है, चेतन मन हमारा, चेतन मन काम करता है। लेकिन इसके अलावा आपको पता है कि हमारा जो दिमाग है वो हर समय वर्क करता रहता है, ठीक है, उसमें विचार आते रहते हैं। अगर हम सो भी जाते हैं तब भी हमारा माइंड काम करता है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा जो माइंड है वो हर समय काम करता रहता है। जागृत अवस्था में कौन सा माइंड काम करता है, चेतन मन करता है। लेकिन अचेतन मन कौन सा है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है ना, इस पे व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये हर समय काम करता रहता है, इसमें विचार आते रहते हैं। जो दमित इच्छाएं होती हैं, ठीक है, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, वो इच्छाएं कहाँ पे चली जाती हैं, हमारी इसमें चली जाती हैं। इसको हम सेम उसी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में आपने सुना होगा रेम, और रेम का नाम सुना होगा। तो रेम क्या होती है, रेम सेम वही होती है कि उसमें जो ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, जो काम हो रहा होता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल रहा होता है, वो सब कहाँ पे चल रहा होता है, रेम में चल रहा होता है। तो सेम सेम काम यहाँ पे है, जो काम चल रहा होता है उसको हम किस में, चेतन मन में वो होता है। लेकिन जब हम काम को सेव कर देते हैं, जैसे रेम से सेव करेंगे तो वो कहाँ पे जाता है, हार्ड डिस्क में चला जाता है। आपने सुना होगा हार्ड डिस्क, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो उसमें डाटा चला जाता है और वो भविष्य के लिए हमारा क्या रह जाता है, सुरक्षित उसमें रहता है। लेकिन जब कभी भी हमें जरूरत होती है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो चेतन मन में जो बातें हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो बातें सीखने के बाद में हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, इसको अचेतन मन में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जब कभी भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सेस करके चेतन मन में ले आते हैं। तो क्या क्या बताया, यानी कि चेतन मन, ऊपर वाला हिस्सा क्या बताया था, चेतन मन बताया था, और ये बड़ा वाला भाग, इसी ये यानी कि 9/10 भाग जो है अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड बताया है। अनकॉन्शियस माइंड में और क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, इसमें हमारी कटु अनुभूतियां होती हैं, दुखद और दमित इच्छाएं होती हैं, पूर्व अनुभवों का भंडार गृह होता है ये, असामाजिक, अनैतिक और कामुक इच्छाएं कहाँ पे दबी हुई रहती हैं, हमारी इसमें अचेतन मन में दबी हुई रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, बिल्कुल इसके जस्ट विपरीत होता है, ठीक है। अब तीसरा हमारा कौन सा है, अर्धचेतन मन। और अर्धचेतन मन मतलब, अर्धचेतन मन कौन सा है हमारा, ये जो बीच वाला जो हिस्सा होता है, बीच वाला जो हिस्सा होता है, ये हमारा कौन सा होता है, अर्धचेतन मन होता है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड इसको हम बोलते हैं। यानी कि इसमें कौन सी बातें आती हैं, जो बातें हम बोलते बोलते अटक जाते हैं, हकलाना जैसे होता है ना, हकलाना, बोलते बोलते किसी बात पे अटक जाना, ठीक है, भूल जाना। यानी कि हमें कोई चीज परफेक्टली याद है, फिर भी अचानक कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीजों को जुबान पे वो नहीं आ पाती हैं हमारी पे, और हम उनको भूल जाते हैं, उनको उसी यानी प्रॉपर वे में क्या नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने एग्जाम में देखा होगा, एग्जाम में हमें काफी सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन कुछ जल्दबाजी में या कुछ टाइम के प्रेशर की वजह से हम चीजों को क्या है, उस समय एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उस वजह से लेकिन जैसे एग्जाम खत्म होता है बाद में, वो क्या है, बिना किसी प्रयास के वो चीजें क्या आ जाती हैं, हमें याद आ जाती हैं। तो अर्धचेतन मन में कौन सी बातें होती हैं, यानी जिन बातों को हम अचानक से भूल जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बिना प्रयास के ही वो चीजें क्या है, हमारे दिमाग में आ जाती हैं। वो बातें हमारी किस में होती हैं, अर्धचेतन मन में होती हैं। चेतन मन यानी कि हमारी कौन सी अवस्था होती है, ये हमारी मस्तिष्क की जागृत अवस्था होती है। तो एक बार देख लेते हैं। यानी कि सबसे पहले चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, इसमें क्या क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, यह मस्तिष्क की क्या होती है, मस्तिष्क की जागृत अवस्था होती है। ये क्या होती है, मस्तिष्क की जागृत अवस्था होती है। यानी कि जो हमारा एक्टिव माइंड होता है, एक्टिव पार्ट जो माइंड का, हमारा माइंड का जो एक्टिव पार्ट होता है, वो हमारा
चेतन मन होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है वर्तमान और वास्तविकता से, वास्तविकता से इसका संबंध होता है, ठीक है। यानी कि वर्तमान से, प्रेजेंट से और रियलिटी से यानी वास्तविकता से इसका क्या होता है? संबंध होता है। नंबर 3, जो तात्कालीन अनुभूतियां होती हैं, तात्कालीन अनुभूतियां जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? वो हमारी चेतन मन में होती हैं, ठीक है। तो चेतन मन को हमें क्या करना चाहिए? देखो सारी बातें जो हैं चेतन मन के माध्यम से ही हमारी किस में जाती हैं? अचेतन मन में जाती हैं। तो चेतन मन को हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हमेशा इसको स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार लेते हैं, यस और नो। तो पौष्टिक आहार जो हम लेते हैं वो किस लिए लेते हैं? हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लेते हैं। लेकिन माइंड को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करते हैं? सुबह सुबह बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि सुबह हुई नहीं और उससे पहले व्हाट्सएप, फेसबुक, चैट, इंटरनेट, वीडियो वगैरह, ये सारी चीजें, गेम वगैरह, ये सारी चीजों से अपने दिमाग में क्या कर लेते हैं? कचरा इकट्ठा कर लेते हैं। या फिर न्यूज़पेपर, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, उसमें तमाम तरीके की खबरें आती हैं, है ना। तो उन सारी खबरों को पढ़ने के बाद में क्या होता है? दिमाग में उल्टी सीधी खबरें बहुत सारी, यानी कि कचरा इकट्ठा हो गया। उसके बाद में फिर हम पढ़ने बैठते हैं, किताब लेके पढ़ने बैठते हैं। तो तब यानी कि दिमाग पहले से उन सारी चीज कचड़े से जो भर गया है, उसमें अब क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए हमेशा अपने दिमाग को जो, यानी हमारी जो स्मरण क्षमता होती है वो कैसे बढ़ती है? चीजों को मेमोराइज करने से, है ना। चीजों को जब हम सीखने लगते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, मेमोराइज करते हैं, उनको याद करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तब क्या होता है? हमारे दिमाग की जो क्षमताएं होती हैं वो बढ़ती हैं। तो इसे स्वस्थ रखने के लिए क्या है? हमेशा सकारात्मक चीजें देखनी चाहिए, ठीक है। सकारात्मक विचार हमको लेने चाहिए। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? स्वस्थ कर सकते हैं। और अननेसेसरी और जो कैसी जो हमें दुख देने वाली जो बातें हैं उनको क्या कर देना चाहिए? हमको दबा देना चाहिए। दबा कहाँ पे देना चाहिए? अचेतन मन में वो अपने आप चली जाती हैं। तो कोई भी चीज अगर जो हम देख रहे हैं, कोई भी चीज जो हमें नजर आ रही है, तो यानी कि वो दिमाग में तो हमारे में एंटर कर चुकी कुल मिला के। तो उसको हम कितना भी भुलाना चाहें, वो हम उसको भुला नहीं सकते। भुलाने का मतलब ही यही होता है, जो बोलते हैं ना इसको भुला दीजिए, कोई बात नहीं। अगर ये घटना, जैसे कोई नुकसान हो गया, नुकसान होने के बाद में लोग क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, इसको भुला दीजिए, और ये है वो है, इससे ध्यान हटाइए। कुल मिला के उनका कहने का उद्देश्य क्या रहता है? इसको यहाँ से हटाइए। तो उनका जो दिमाग है, जो यानी कि ये जो बातें हुई, जो बातें, कोई घटना घटी, तो वो घटना से दिमाग हमारा हटाने का मतलब होता है कि उनको इसमें दबा दो। कहाँ पे दबा दो? अचेतन मन में उन बातों को भेज दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है? ये बातें क्या है? सामने आ जाती हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस पे हमारा नियंत्रण तो होता नहीं है। अब जैसे सपोज किसी का कोई उद्देश्य था कि मुझे कार लेनी है, कार लेनी है, उसने काफी प्रयास किया, काफी मेहनत की, लेकिन स्थिति अनुकूल ना होने की वजह से कार वो नहीं ले पाया। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? उसका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार कोई कार लेके उसके यहाँ पे आ गया, उसके घर पे आ गया, उसके दरवाजे पे कार खड़ी कर दी। तो अचानक से वो क्या होगा? तो जो उसकी इच्छा थी, कार खरीदने की जो उसकी इच्छा थी, वो क्या होगी? उसके चेतन मन में आ जाएगी। और चेतन मन में आने के बाद में क्या देगी? वो फिर दोबारा से दुख देगी, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि कुछ चीजों पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जैसे इस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन इसकी पावर बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है। इसमें अनलिमिटेड पावर होती है। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं कि पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, इस तरीके से किताबें हैं इसकी, अगर आप पढ़ेंगे तो। यानी कि चेतन मन में क्या क्या चीज है, इसका संबंध किससे होता है? मतलब ये जागृत अवस्था होती है हमारे मस्तिष्क की, इसका संबंध वर्तमान और वास्तविकता से होता है। ये तात्कालिक अनुभूतियों को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। इसके अलावा हम दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा? अवचेतन मन, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, और अनकॉन्शियस माइंड नंबर 1, ये कितना 9/10 भाग होता है, पहली बात। दूसरा, जितनी भी कटु अनुभूतियां होती हैं, कटु अनुभूतियां या फिर दुखद बातें,
या फिर दमित इच्छाओं का भंडार गृह होता है ये। दमित इच्छाओं का भंडार गृह होता है ये। तो यानी कि ये कितना भाग होता है, 9/10 भाग होता है। और कटु अनुभूतियां दुखद बातों का क्या होता है, ये भंडार गृह होता है। ये हमारा पूर्व अनुभवों का भंडार गृह होता है। पूर्व अनुभव हमारे कहाँ होते हैं, हमारे इसी में आते हैं। यानी जो चीज हम सीख लेते हैं, सीखने के बाद में जो उसके अनुभव हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं, हमारे अचेतन मन में चले जाते हैं। तो पूर्व अनुभवों का भंडार गृह है ये। इसके अलावा जितनी हमारी असामाजिक, जितनी भी हमारी असामाजिक या फिर अनैतिक, या जितनी भी जो हमारी कामुक इच्छाएं होती हैं, कामुक इच्छाएं जो होती हैं वो सब कहाँ पे होती हैं, वो हमारी अचेतन मन में होती हैं। ये क्या होता है, ये चेतन मन के विपरीत होता है। चेतन मन के क्या होता है, ठीक विपरीत होता है। यानी कि चेतन मन के जस्ट अपोजिट होता है। उसके अलावा इस पे व्यक्तित्व का, यानी कि व्यक्ति का इस पे नियंत्रण नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि इस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अगर हम चाहे भी तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका हम यूज जरूर ले सकते हैं। इसका यूज हम ले सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं इसके ऊपर जो लिखी हुई हैं कि हम अनकॉन्शियस माइंड का यूज हम कैसे करें, क्योंकि इसमें जो किताबें हैं उनमें इस बताया गया है कि इसमें अनलिमिटेड पावर होती है और इस पावर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यूज हम हालांकि किसके द्वारा करेंगे, यूज हम करेंगे चेतन मन के द्वारा ही हम इसको यूज करेंगे। और उसको यूज करने के बाद में हम जितने भी असंभव कार्य हैं, असंभव कहने का मतलब ये है जो बड़े बड़े काम हैं जो हमारी पहुंच के बाहर हैं, वो सब काम किसकी मदद से होते हैं, इसकी मदद से होते हैं। तो इसके अलावा जो सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड ने इसको क्या माना है, एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। क्या माना है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना है सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन को। उसके अलावा अब हम देख लेते हैं अर्धचेतन मन। और अर्धचेतन मन में मैंने क्या बताया था, अर्धचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं, यानी कि बोलते बोलते कोई चीज अटक जाना, ठीक है, यानी भूल जाना, अटक जाना, बातों का अटक जाना, परंतु कुछ समय बाद बिना बिना प्रयासों के वो चीजें वापस आ जाना, ये कौन सी अवस्था में होता है, अर्धचेतन मन में होता है। तो चलिए अभी हमने कौन सी अवस्था पढ़ी, अभी हमने पढ़ी स्थलाकृति यानी टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। इसके बाद में अब हम यानी कि इसकी एक एक दशा यानी एक प्रकार इसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसका दूसरा यानी इसकी दूसरी दशा कौन सी है, गत्यात्मक। गत्यात्मक यानी इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक स्ट्रक्चर। डायनेमिक स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं। और डायनेमिक स्ट्रक्चर इसमें यानी कि सिगमंड फ्राइड ने इसको भी कितने तरीके से, 3 प्रकार से बताया है। सबसे पहले ये क्या है, इसमें व्यक्तित्व की संरचना के बारे में बताया गया है। क्या बताया है इसमें, व्यक्तित्व के प्रकार या व्यक्तित्व की संरचना इसमें बताई गई है। और व्यक्तित्व इनके अनुसार कितने प्रकार के, 3 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। जैसे पहला कौन सा बताया है इन्होंने, इड, इसको हिंदी में बोलते हैं हम इदम। दूसरा ईगो यानी कि अहम। तीसरा
तीसरा जो बताया इन्होंने बताया सुपर ईगो, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे परम अहम। तो सिंपली अभी आपको क्या याद रखना है, इड, इड मतलब इदम, और ईगो यानी अहम, और सुपर ईगो यानी परम अहम। तीन प्रकार से इन्होंने व्यक्तित्व को बताया है। तो ये जो व्यक्तित्व की संरचना है इसमें हम बात कर लेते हैं किस तरीके से हम समझेंगे, यानी कि किसको हम इड बोलेंगे, किसको हम ईगो बोलेंगे, किसको हम सुपर ईगो बोलेंगे। तो इड, इड नंबर एक क्या है, ये एक सुखवादी सिद्धांत होता है, सुखवादी, सुखवादी सिद्धांत होता है। सुखवादी सिद्धांत से मतलब कि इस अवस्था में बालक, यानी कि इस अवस्था में बालक कोई भी काम कर देता है, यानी कि रिजल्ट की परवाह नहीं करता है, उसे सिर्फ अपने सुख से मतलब रहता है, यानी कि उसे सिर्फ सुख मिलना चाहिए, केवल और केवल एक पक्ष को देखता है, सुख चाहिए केवल। तो यानी अपनी सिर्फ इच्छा प्राप्ति की, इच्छा पूर्ति की बात इसमें होती है, किसमें होती है, इड, इड में इच्छा प्राप्ति की केवल बात होती है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सुखवादी सिद्धांत इसको बोला जाता है। ये कौन सी, ये कैसी होती है, ये जन्मजात होती है। ये अवस्था कौन सी होती है, जन्मजात अवस्था होती है। इसका संबंध किससे होता है, जैविक पक्ष से होता है, जैविक पक्ष से इसका संबंध होता है। और इस इच्छाओं का भंडार गृह होता है ये। तो इदम, इदम यानी कि एक जन्मजात अवस्था होती है, इसको हम सुखवादी सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि इसमें इच्छा पूर्ति के बारे में ही बालक सोचता है। इसका संबंध जैविक पक्ष से होता है, इच्छाओं का भंडार गृह होता है। और इसका संबंध किससे होता है, अचेतन मन से, इसका अचेतन मन से इसका संबंध होता है। और जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं, अनैतिक, अनैतिक और आपराधिक कार्य जितने भी होते हैं, आपराधिक कार्य, वो सब किस में आते हैं, इसमें आते हैं। यानी कि जैविक पक्ष से इसका संबंध होता है, जन्मजात अवस्था होती है, यानी कि जन्म से ये अवस्था पाई जाती है। और इच्छाओं का भंडार गृह होता है, यानी कि इसमें बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, मतलब कुछ भी इच्छा इसमें उठती है कि भाई मुझे ये चीज पानी है, मुझे ये चीज लेनी है। तो कोई भी इच्छा अगर होगी, यानी कि जैसे चोरी करने की किसी में इच्छा जागृत हुई, तो इसमें क्या करेगा व्यक्ति, सिर्फ चोरी कर लेगा, क्या कर लेगा, चोरी कर लेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो, वो परिणाम के बारे में नहीं सोचता है। तो इच्छाओं के बारे में, यानी इच्छाओं का भंडार गृह होता है, अचेतन मन से संबंध होता है, अनैतिक और आपराधिक कार्य इसमें होते हैं। इसे क्या बताया गया है, पशु प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति इसमें इसको बताया गया है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेविल इन ए मैन, डेविल इन ए मैन, यानी कि मानव के अंदर दानव, ठीक है, मानव के अंदर दानव, यानी डेविल इन ए मैन इसको बताया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होती है ये, क्या होती है, कुसमायोजन, कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार अवस्था होती है। क्या होती है, कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होती है। तो सिंपली अभी आपको क्या याद रखना है इसमें, एकदम इस अवस्था में, यानी कि जन्मजात अवस्था होती है, जन्म से स्टार्ट हो जाती है। और ये सुखवादी सिद्धांत इसको हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें केवल और केवल बालक अपनी इच्छा पूर्ति की सोचता है, कि उसे सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, बाकी परिणाम चाहे कुछ भी हो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम सुखवादी सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। और इसका संबंध किससे होता है, जैविक पक्ष से इसका सिद्धांत संबंध होता है। इच्छाओं का भंडार गृह इसको हम बोलते हैं, अचेतन मन से इसका क्या होता है, संबंध होता है। अनैतिक और आपराधिक कार्य किसमें होते हैं, इस अवस्था में होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ वो काम करने की सोचता है, काम कर देता है, चाहे बाद में कुछ भी हो। इसलिए ये क्या, कुसुमायोज जो इदम है, यानी इड अवस्था जो है, कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होती है। इससे बालक यानी व्यक्ति कुसमायोजित हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, ये अभी हमने देखी इड यानी कि इदम,
इसके बाद हम देख लेते हैं ईगो। ईगो यानी कि अहम, इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर एक वास्तविक सिद्धांत इसको हम बोलते हैं, वास्तविक सिद्धांत। वास्तविक सिद्धांत इसको हम बोलते हैं क्योंकि अहम यानी कि ये कौन सी अवस्था होती है? ये बीच की अवस्था होती है, यानी कि इडम, यानी कि इड और सुपर ईगो, यानी कि ईगो और सुपर ईगो में, सॉरी, इड और सुपर ईगो में क्या करती है? संतुलन की अवस्था होती है ये। इसको हम वास्तविक अवस्था बोलते हैं। इसका संबंध किससे होता है? मानसिक पक्ष से होता है, यानी कि सॉरी, इसको बोलते हैं हम मनोवैज्ञानिक पक्ष से इसका संबंध होता है। मनोवैज्ञानिक पक्ष से क्या होता है? इसका संबंध होता है, ठीक है। और चेतन मन से इसका संबंध होता है, चेतन मन। चेतन मन से संबंध क्यों होता है? क्योंकि ये वास्तविकता की बातें करता है ना। इसमें कौन सी बातें आती हैं? जो वास्तविक बातें हैं, वास्तविक जो बातें हैं वो किस में आती हैं? वो चेतन मन में आती हैं। और नंबर 4 ये क्या करता है? जो इड है, इड और यानी कि हमारा इदम और परा अहम यानी कि सुपर ईगो, सुपर इड और सुपर ईगो के बीच में क्या करता है? ये संतुलन। इड और सुपर ईगो के बीच में संतुलन स्थापित कौन करता है? ईगो करता है। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि ईगो में हमने क्या क्या देखा? ये वास्तविक सिद्धांत होता है क्योंकि वास्तविकता की इसमें बातें होती हैं, मनोवैज्ञानिक पक्ष से इसका संबंध होता है, ठीक है। और चेतन मन से इसका संबंध होता है क्योंकि इसमें वास्तविक बातें होती हैं, चीजों को उचित अनुचित, यानी कि क्या चीजें उचित हैं क्या अनुचित हैं, इस तरीके से बालक सीखना शुरू कर देता है। क्योंकि और ये जो अवस्था है 1 या 2 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। ये जो अवस्थाएं हैं यानी कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति में ये इड वाली अवस्था होगी, किसी में ईगो होगा, किसी में सुपर ईगो होगा, ऐसा नहीं है। यानी कि इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने बताया है कि ये तीनों अवस्थाएं हर व्यक्ति में होती हैं, ठीक है। हर व्यक्ति में तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं किसी ना किसी समय पर। तो ईगो यानी वास्तविक सिद्धांत होता है, मानसिक पक्ष से संबंधित होता है, ठीक है। और चेतन मन से संबंधित होता है। इड और सुपर ईगो के बीच में संतुलन कौन स्थापित करता है? ये हमारा करता है ईगो। और यानी कि समायोजन की अवस्था इसको कहा गया है, क्या कहा गया है? समायोजन की अवस्था किसको कहा गया है? ईगो को कहा गया है। तो इसके बाद में हम देख लेते हैं, हम तीसरी सुपर ईगो, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यानी अभी हमने समझ लिया इड, उसके बाद में ईगो, और अब हम समझेंगे सुपर ईगो। सुपर ईगो यानी कि इसको बोलते हैं परा अहम। यानी कि अब इस अवस्था में क्या आता है? इस अवस्था में आदमी क्या सोचने लग जाता है कि, यानी सबसे पहली अवस्था, यानी इस अवस्था में क्या सोचने लग जाता है? धर्म की सोचने लग जाता है, पूजा पाठ की सोचने लग जाता है, आध्यात्मिकता की ओर रुझान हो जाता है उसका, ठीक है। यानी कि जो हमारी सबसे पहली अवस्था जो मैंने इड बताई थी, उसमें क्या करता है? उसमें व्यक्ति सिर्फ काम को कर देता है, काम को करने के बाद में उसके रिजल्ट की परवाह नहीं करता है। लेकिन उससे अगली अवस्था यानी ईगो में वो क्या करने लग जाता है? परिणाम की चिंता करने लग जाता है कि इसका क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ठीक है। तो इस तरीके की बातें जो सोचने लग जाता है वो हमारी किस में सोचने लग जाता है? ईगो में समझने लग जाता है। और सुपर ईगो एक ऐसा समय आता है जिसमें व्यक्ति किसकी बातें करने लग जाता है? धर्म की बातें करने लग जाता है, ज्ञान की बातें करने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें किसकी बातें करता है? नंबर 1 आदर्शों की बातें करने लग जाता है, यानी कि आदर्शवादी बातें इसमें
आदर्शवादी आदर्शवादी बातें व्यक्ति इसमें करने लग जाता है। इसका संबंध किससे होता है? सामाजिक पक्ष से। सामाजिक पक्ष से क्या होता है? इसका संबंध होता है। आदर्शवादी बातें इसमें करने लग जाता है, ठीक है, और सामाजिक पक्ष से इसका क्या हो जाता है? संबंध होता है। नंबर 3, आध्यात्मिक की ओर, आध्यात्मिकता की ओर इसका क्या हो जाता है? रुझान हो जाता है, यानी कि आध्यात्मिक बातें करने लग जाता है, ईश्वर की, ठीक है, आत्मा परमात्मा, एक तरीके से इस तरीके की बातें, जैसे धार्मिक बड़े जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो बातें करते हैं वो सब बातें किस में आती हैं? हमारी इसमें आती हैं, ठीक है। और कौन सी बातें इसमें होती हैं? नैतिकता की बातें होती हैं। नैतिकता और आदर्शवादी बातें इसमें होती हैं। आदर्शवादी बातें इसमें होती हैं, ठीक है। इनका संबंध लेकिन किससे होता है? अवास्तविकता से संबंध होता है। किससे होता है? अवास्तविकता से इनका संबंध होता है। ये बातें मतलब कह सकते हैं हम कोरी नियम कानूनों वाली बातें होती हैं, आदर्श वाली बातें होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये अवास्तविकता से इसका संबंध होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंजल इन ए मैन, यानी कि इंसान के अंदर देव। क्या बोलते हैं इसको? इंसान के अंदर देव बोलते हैं, यानी कि क्या बोला गया है इसको? इंसान के अंदर देव बोला गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या सुपर ईगो कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होती है? यस, कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होती है। कुसमायोजन, अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या सुपर ईगो कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होती है, तो बिल्कुल कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होती है। तो अभी हमने समझी, यानी कि जो सुपर ईगो यानी कि आदर्शवादी बातें इसमें होती हैं, सामाजिक पक्ष से इसका संबंध होता है, आध्यात्मिक की ओर व्यक्ति का रुझान हो जाता है, नैतिकता और आदर्शवादी बातें वो करने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनका संबंध क्या होता है? ये सारी बातें कैसी होती हैं? अवास्तविक होती हैं। अवास्तविकता से इसका संबंध होता है, और इसको कहा गया, क्या कहा गया है? एंजल इन ए मैन कहा गया है। ईगो को क्या कहा गया है? डेविल इन ए मैन। और ईगो को क्या कहा गया है? मैन इन ए मैन, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों बात, ये अब हमारी क्या है? ईगो, सुपर ईगो, इड ईगो, सुपर ईगो, तीनों हमने सीख ली। तो अब आप बताइए एक बार, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो मन की दशाएं हमने पढ़ी, मन की दशाएं जो हमने पढ़ी वो कौन कौन सी थी? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। यहाँ पे मैं लिख देता हूं इड, यानी कि इदम, ईगो यानी कि अहम, यहाँ पे मैं ये सुपर ईगो यानी कि परा अहम। अभी जैसे प्रश्न आ जाए कि एक व्यक्ति कहीं पे चोरी करने की सोचता है, क्या सोचता है? एक व्यक्ति कहीं से, सपोज एक व्यक्ति कोई गाड़ी चुराने की बात करता है, गाड़ी चुराने की सोचता है, लेकिन उसके तुरंत बाद उसके मन में क्या बात आती है कि कहीं पकड़ा गया तो क्या होगा? पकड़ा गया तो क्या होगा? तो यानी कि जब उसने सोची चोरी करने की, जब उस व्यक्ति ने सोची, तो आप बताइए इनमें से वो कौन सी अवस्था में आएगा? चेतन अवस्था में आएगा, सॉरी किस में आएगा? अचेतन अवस्था में आएगा। और यहाँ पे किस में आएगा? इडम में आएगा, इड में आएगा, क्योंकि इसमें चोरी करने की अवस्था यानी कि काम को कर देने की बात होती है, केवल इच्छा पूर्ति की बात होती है कि इच्छा पूर्ति हो जाए, ठीक है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसने क्या सोच लिया
कि कहीं पकड़ा गया तो, ठीक है, तो यानी कि रिजल्ट की परवाह कर ली, तो रिजल्ट की परवाह कर ली तो किस में आ गया हमारा, ईगो में आ गया, अहम में आ गया। और उसके तुरंत बाद कि भाई चोरी करना तो पाप होता है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो कौन सी बात, पाप पुण्य की बात कर ली, तो पाप पुण्य की बात, अच्छे बुरे की बात कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए इच्छाओं का भंडार गृह, इच्छाओं का भंडार गृह किसको बोला जाता है, अगर यहाँ पे बात करी जाए इच्छाओं का भंडार गृह, तो अचेतन मन को बोलेंगे इच्छाओं का भंडार गृह, ठीक है। मस्तिष्क की जागृत अवस्था, मस्तिष्क की जागृत अवस्था कौन सी होती है, चेतन मन होती है। अनैतिक और असामाजिक कार्य और कामुक इच्छाएं किसमें होती हैं, अचेतन मन में होती हैं, ठीक है। चेतन मन का विपरीत भाग कौन सा होता है, अचेतन मन होता है, ठीक है। तात्कालिक अनुभूतियां किसमें होती हैं, चेतन मन में होती हैं। हल बातों को बोलते बोलते अटक जाना, भूल जाना, परंतु याद करने पर वापस वो आ जाना, याद आ जाना, तो वो किसमें आती है, अर्धचेतन मन में आती है। इसके अलावा अगर इधर हम बात करें तो इच्छाओं का भंडार गृह क्या होता है, ईड होता है, ठीक है। इच्छाओं का भंडार गृह क्या होता है, ईड होता है। अनैतिक और आपराधिक कार्य किस में आते हैं, ईड में आते हैं, ठीक है। वास्तविक सिद्धांत किसको बोला जाता है, ईगो को बोला जाता है। सुखवादी सिद्धांत किसको बोला जाता है, ईड को बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आदर्शों की अधिकता के द्वारा क्या व्यक्ति को समायोजित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और वो किस में आती हैं, वो आती है हमारी सुपर ईगो में आती हैं। अवास्तविकता से संबंध किन बातों का, अवास्तविकता का संबंध किस में होता है, इसमें होता है। यानी कि बातें जो होती हैं, कैसी बातें होती हैं, उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है, अवास्तविकता से संबंध होता है। यानी अवास्तविक बातें किस में होती हैं, इसमें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैन इन ए मैन किस में आता है, ईगो में आता है। इसके अलावा इसमें कौन सा आता है, इसमें आता है हमारा डेविल्स, डेविल्स इन ए मैन। इसमें क्या आता है हमारा, एंजल्स इन ए मैन। यानी कि इंसान के अंदर क्या होता है, देव, इंसान के अंदर देव की बात कहाँ पे कही गई है, इसमें कही गई है। तो हमारा जो इड है, इसका संबंध किससे हुआ, इड का संबंध हुआ हमारा अचेतन मन से संबंध हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी इच्छाओं का भंडार गृह होता है, यहाँ पे भी इच्छाओं का भंडार गृह होता है, ठीक है। इसके अलावा ईगो, ईगो का संबंध किससे होता है, हमारा चेतन मन से होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवली परफॉर्मेंस होती है हमारे माइंड की, यानी कि माइंड की हमारी क्या जागृत अवस्था कौन सी होती है, ये होती है। ऐसी यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सूझबूझ के द्वारा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, इसके द्वारा हम इसको इसमें बोलते हैं। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि उचित अनुचित, इसमें भी देखते हैं। तो उचित अनुचित तो यानी कि इसमें व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है मेरे लिए, ये सब सोचते हुए कोई भी कार्य करता है। लेकिन सुपर ईगो में क्या होता है, ये हम दूसरों को बोलते हैं, दूसरों को बोलते हैं कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए। तो ठीक है, तो उस तरीके से ये किस में बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं। अभी जैसे जो कुछ समायोजन के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी अवस्था होती है हमारी, ये दोनों कौन सी अवस्था होती है, कुछ समायोजन के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि जो इच्छाएं होती हैं हमारी, अगर इच्छाओं को अगर हम डायरेक्टली बिना सोचे समझे अगर उनको पूरा करने के लिए अगर हम कोई भी काम कर लेंगे और उसके बाद में जो उसका परिणाम हुआ, उसका अगर नेगेटिव कोई परिणाम हुआ, तो वो क्या करेगी, व्यक्ति को कुसमायोजित कर देगी, यस और नो। तो इसी प्रकार जो सुपर ईगो है हमारी, सुपर ईगो में क्या होता है, आदर्श की बातें होती हैं। अगर किसी व्यक्ति पर आदर्श ही आदर्श थोप दिए जाएं तो क्या व्यक्ति को समायोजित नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि अगर किसी परिवार का माहौल बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट है, ठीक है, बिल्कुल परिवार उसके माहौल कैसा बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, तो व्यक्ति जो उसका जो दिमाग है वो क्षमताएं जो विकसित वो कर सकता था। जैसे किसी को क्या बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, लेकिन अगर उसके घर में डॉक्टर के बारे में यानी कि किसी और बनने के लिए, जैसे डॉक्टर नहीं बनना, टीचर बनना है किसी को, तो उसके परिवार में अगर सारे लोग टीचर हैं और टीचर बनने के लिए उसको बोल दिया जाएगा नहीं टीचर की पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, टीचर से ही होता है, तो व्यक्ति का जो खुद का जो उसका खुद का जो मानसिक विकास होता है वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उस तरीके से सोच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो जब व्यक्ति अपने दिमाग यानी कि अपनी इच्छा के विरुद्ध जब कोई कार्य करता है, तो ना वो उधर का रहता है, ना वो इधर का रहता है, ना यानी कि ना वो टीचर ही अच्छा एक टीचर बन पाता है, ना ही वो अच्छा एक डॉक्टर बन पाता है। तो इस वजह से स्ट्रिक्ट माहौल भी क्या करता है, स्ट्रिक्ट माहौल भी हमको क्या कर सकता है, कुसमायोजित कर सकता है, ठीक है। तो
हमने क्या समझा, यानी कि इड का संबंध अचेतन मन से होता है, ईगो का चेतन मन से संबंध होता है, इसका संबंध हमारा इससे होता है। ठीक है, तो अभी हमने समझा, लेकिन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अभी हमारा यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। सिगमंड फ्राइड ने इसके अलावा भी कुछ बातें बताई हैं। वो कौन सी बातें हैं? जैसे सिगमंड फ्राइड ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जैसे इन्होंने मूल प्रवृत्ति के बारे में बात की है। मूल प्रवृत्ति, वैसे मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? मैकडूगल है। मैकडूगल ने कितनी प्रवृत्ति बताई है? 14 बताई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? सिगमंड फ्राइड की बात कर रहे हैं। और सिगमंड फ्राइड ने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई है? 2 बताई हैं। कौन कौन सी? जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति, और दूसरी कौन सी है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? मूल प्रवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टिक्ट। इंस्टिक्ट इसको हम बोलते हैं। और जीवन मूल प्रवृत्ति इसको क्या बोलेंगे हम? लाइफ इंस्टिक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? डेथ इंस्टिक्ट। ठीक है, इसको ग्रीक भाषा में क्या बोला गया है? इरोज बोला गया है। इसको क्या बोला गया है? थैनेटोस बोला गया है। तो जीवन मूल प्रवृत्ति, यानी कि जीवन मूल प्रवृत्ति में वो सारी बातें आती हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ाने की बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, सकारात्मक बातें होती हैं। ठीक है, जिनके माध्यम से हमें क्या है, हमको प्रेरणा मिलती है, हम आगे बढ़ने की सोचते हैं। वो सारी बातें किस में आती हैं? हमारी जीवन मूल प्रवृत्ति में आती हैं। इसके अलावा मृत्यु मूल प्रवृत्ति में क्या आती हैं कि जैसे क्रोध करना, हिंसा करना, ईर्ष्या करना, ये सारी बातें, जैसे जला देना, मार देना, काट देना, ये सारी बातें किस में आती हैं? जितनी भी नेगेटिव बातें आती हैं वो हमारे किस में आएंगी? मृत्यु मूल प्रवृत्ति में आएंगी। जितनी सकारात्मक बातें आती हैं, अच्छी बातें आती हैं, आगे बढ़ाने वाली बातें आती हैं, वो किस में आएंगी? जीवन मूल प्रवृत्ति में आएंगी। इसके अलावा एक तो बात हो गई, मूल प्रवृत्ति की बात हो गई। मूल प्रवृत्ति की बातें हो गई। नंबर 2, दूसरे पे इन्होंने क्या बात की है? लिबिडो के बारे में बात की है। लिबिडो, लिबिडो, लिबिडो क्या है? लिबिडो यानी कि सिगमंड फ्राइड ने काम ऊर्जा को क्या बोला है? काम ऊर्जा को, काम ऊर्जा को क्या बोला है? लिबिडो नाम दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। तो सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो यानी कि काम करने की जो ऊर्जा है वो उसको क्या बोला है? लिबिडो बोला है। इसकी वजह से काफी मतभेद उनमें किनमें हो गया था? इनके समर्थकों में काफी मतभेद हो गया था। ठीक है, और इसके अलावा एक शब्द है जिजीविषा, यानी कि आत्म प्रेम। आत्म प्रेम, आत्म प्रेम को क्या बोला है? जिजीविषा बोला है। जिजीविषा यानी कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार प्रत्येक बालक में जन्म से ही जन्म से ही क्या पाया जाता है? जन्म से ही आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। ये गुण जन्म से ही प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। जैसे छोटा बच्चा आपने देखा होगा, शिशुअवस्था में भी बालक में क्या है? आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। इसके पीछे एक वैसे ग्रीक की कहानी है कि एक बालक को प्यास लगती है, प्यास बुझाने के लिए वो समुद्र के तलाश में इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन काफी समय के बाद में उसे एक समुद्र मिल भी जाता है। लेकिन जैसे वो पानी पीने के लिए नीचे झुकता है तो उसका चेहरा जो है पानी में नजर आ जाता है, और वो क्या करता है? उसको अपने आप को ही निहारता रहता है, और निहारते 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 उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि ये बात कहाँ से, उससे कैसे संबंधित है? यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्म प्रेम की, यानी कि स्वयं प्रेम की भावना पाई जाती है। उसके बाद में जो सिगमंड फ्राइड हैं, उन्होंने सेसवा
शेषवा कामुकता के बारे में बात की है। जो सिगमंड फ्रायड है उन्होंने शेषवा कामुकता के बारे में बात की है। इस बात पे जो इनके समर्थक हैं जैसे कार्ल जुंग जो हैं इनके समर्थक, उनमें क्या है काफी मतभेद इसमें होता है, क्योंकि वो हद से ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा बल किस पे देते थे, वो काम पर बल देते थे, ठीक है, सेक्सुअलिटी पे सबसे ज्यादा बल देते थे। तो इस वजह से उनके जो समर्थक थे जुंग अलग हो गए, और अलग होने के बाद में उन्होंने कौन सा सिद्धांत बनाया, विश्लेषणात्मक सिद्धांत बनाया। किसने बनाया, जुंग ने बनाया। कब बनाया, जब वो शेषवावस्था की यानी शेषवावस्था में भी कामुकता की बातें कर रहे थे, ठीक है। तो उनके जो काफी सारे समर्थक थे शुरुआत में उनके साथ थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्योंकि वो कामुकता पे सबसे ज्यादा बल यानी सेक्सुअलिटी पे सबसे ज्यादा बल देते थे, तो इस वजह से उनके कुछ समर्थक वहां से उनसे हट गए, ठीक है, चले गए। इसके अलावा क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी, ये जो कामुकता यानी सेक्सुअलिटी पे इतना ज्यादा बल जो दे रहे थे, उनके प्रूफ जो थे पूरे तरीके से इनके पास नहीं थे। इस वजह से वो क्या है, इनके समर्थक इनसे क्या हो गए, अलग हो गए। और कार्ल जुंग इन्होंने कौन सा सिद्धांत अपना बनाया उनसे अलग होकर के, विश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने बनाया। इसके बाद में क्या है, एक है ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि यानी कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो बालक होते हैं उनमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। और ओडिपस ग्रंथि होने की वजह से वो अपनी माँ के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। और इलेक्ट्रा ग्रंथि होने की वजह से ये अपने फादर के प्रति क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें तो ये कोई, अगर फिजिकली अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में ऐसी कोई ग्रंथि नहीं होती है, ठीक है। हमारे शरीर में कोई भी ओडिपस या इलेक्ट्रा ग्रंथि नहीं होती है। ये दोनों कैसी हैं, काल्पनिक यानी कि मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां हैं, काल्पनिक ग्रंथियां हैं जो मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने इनका नाम दिया है, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा सबसे पहले स्थलाकृति, यानी उसमें हमने मन की दशाओं के बारे में सीखा, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन के बारे में सीखा। उसके बाद गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने सीखा। उसमें सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया है, व्यक्तित्व की दशाओं के बारे में यानी व्यक्तित्व की संरचनाओं के बारे में बताया है, ठीक है। उसके अलावा हमने ये सारी चीजें सीखी, ये शब्दावली सीखी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी चीज जो आपकी समझ में नहीं आई है, ठीक है, या कोई भी चीज जो अधूरी रह गई है बाय मिस्टेक, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।